Hi everyone. Let's start chapter number 2 of History Nationalism in India. नाम से ही पता चल रहा है नेशनलिज्म. इप्सा मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? भारत, हमें बताइए, हमारा प्यारा देश. नेशनलिज्म मतलब जब हमारे दिलों में नेशन के प्रति प्यार आ जाए तो हम बोलते हैं कि वहाँ नेशनलिज्म चल रहा है. जब हमारे देश में, देश के लोगों के दिलों में हमारे देश के लिए प्यार आ जाए तब हम बोलते हैं कि हमारे देश में नेशनलिज्म है. दरअसल क्या हुआ था, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज करने नहीं आए थे तब तक हमारे देश में नेशनलिज्म यानी कि अपने देश को लेके प्यार वाली भावना नहीं थी. जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमारे देश में वो एकता नहीं थी कि हमारे देश का हर दूर दूर का पार्ट एक हो जाए और किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाए. वो यूनिटी नहीं थी. यूनिटी मतलब आपस में भाईचारा, प्यार, वो सब तो था, लेकिन भाईचारा ऐसा कि हमारे देश को कोई तोड़ ना पाए, वो वाला भाईचारा नहीं था. उसको बोलते हैं नेशनलिज्म. क्या होता है, 1914 से लेके 1918, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है. उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती है भारत के लिए. क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत शामिल था? डायरेक्टली तो नहीं था, हमारा किसी से कोई युद्ध नहीं था, लेकिन क्योंकि उस वक्त भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बाहर के लोगों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब वही हमारे माए बाप थे. उन्होंने ही हमारा सब कुछ क्या बोलते हैं, ले रखा था. हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता था. अगर वो इस वर्ल्ड वॉर में शामिल थे तो हमें भी उन्होंने शामिल किया. ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे कि 1914 से 1918 तक जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां आई. कैसे, वो हम पढ़ते हैं. जब वॉर हो रहा था, जो इंडिया का नहीं था, ब्रिटिशर्स का था. ब्रिटिशर्स हमारे माए बाप यानी कि हमारे बॉस, एक तरीके से आप समझ सकते हो. तो जब हमारे बॉस किसी मुसीबत में होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प लेते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो और हमारा साथ दो. और फिर हमें, अगर हम मान गए उनका साथ देने के लिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं माने तो वो जबरदस्ती मनवाएंगे क्योंकि वो हमारे बॉस है, मालिक है. तो वॉर के दौरान क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था बहुत सारा पैसा. जब उनको युद्ध करना था सामने वाले पार्टी के अगेंस्ट, वो युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में तो बहुत सारे खर्चा आता है. वो इतनी सारे मिसाइल बनाना, बॉम्ब बनाना, हथियार बनाना, खुद को डिफेंस करने के लिए ऐसे यूनिफॉर्म बनाना, फिर वहां पे जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहां पे इतने सारे योद्धा रहते हैं तो उनके लिए खाने का इंतजाम करना, रहने का इंतजाम करना, इसमें पैसा तो बहुत चाहिए. ब्रिटिशर्स के पास पैसा कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स हमारे भारत से ही लिया उन्होंने वो पैसा. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के लोगों का टैक्स बढ़ा दिया. टैक्स क्या होता है इस समय? जब सरकार हमसे पैसे लेती है
कुछ अच्छा करने के लिए आज के टाइम में जो लोग अच्छा कमाते हैं वो अपनी सैलरी का या अपने आय का, अपने इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स। उस टैक्स से सरकार सड़कें बनवाती है, हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी चीजें हैं, रेलवे, वो सब में किसका पैसा लगता है? हम लोगों का ही तो पैसा लगता है ना। यानी कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, एक आम आदमी जो टैक्स पे करता है, वो टैक्स, वो पैसा इकट्ठा करके सरकार उसी लोगों को वापस दे देती है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करके। ये आज की कंडीशन है। उस टाइम पे जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता था, भारत के लोगों से जो टैक्स लिया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारा। आज हमारी गवर्नमेंट कौन है? हमारे ही लोग हैं ना उसमें। उस टाइम पे सरकार में हमारे लोग नहीं थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो क्या था कि जो वो टैक्स लेती थी उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता था, उन लोगों का ही फायदा होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए टैक्सेस। क्या बढ़ा दिए बच्चों? टैक्सेस बढ़ा दिए। बहुत सारे पैसे लिए हम लोगों से। टैक्सेस कैसे लिए? जैसे हम वो लोग खेती बाड़ी करते थे, उसमें फसल आती थी, फसल के बाद वो फसल को वो काटते थे, अनाज आता था, अनाज को वो बेचने जाते थे। तो जो भी पैसा आता था वो पैसा ब्रिटिशर्स ज्यादा रख लेते थे, कम उसको देते थे। कई बार तो देते ही नहीं थे। गाय चराने वालों से लेते थे, फसल वालों से लेते थे, कोई जॉब कर रहा है उससे लेते थे, कोई बिजनेस कर रहा है उससे लेते थे। हम मतलब इतना एक्सप्लॉइट किया। तो पहला पॉइंट है कि टैक्सेस बढ़ा दिया। प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड ग्रेटली। जैसे जो सामान हमको सस्ते में पड़ता था, जो सामान हमको 5 रुपए में पड़ता था, उस सामान के लोग 40 रुपए लेने लग गए। बाकी के पैसे कहाँ जाते थे? ब्रिटिशर्स की पॉकेट में। वो ब्रिटिशर्स उसका क्या करते थे? अपने युद्ध में यूज करते थे, वो वॉर में यूज करते थे। जो युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चला। गॉट इट? फिर क्या किया इन्होंने तमाम? विलेजेस वर फोर्स्ड टू प्रोवाइड सोल्जर्स फॉर द ब्रिटिश आर्मी। सोच के देखो कितना दर्दनाक था। जब आपका कोई युद्ध ही नहीं है, आपकी कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आपके घर से उठाकर जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको एक सोल्जर देना पड़ेगा, यानी कि एक आदमी को आपको हमें देना पड़ेगा, घर के बेटे को देना पड़ेगा, जो जाकर हमारे लिए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध करेगा। कितना दर्दनाक है ये चीज। आप सोच के देखो कि किसी के घर में से आप उसके भाई को लेकर जा रहे हो, आप उसके बेटे को लेकर जा रहे हो, वो भी अगर हम अपने देश के लिए लड़ने जाए ना बॉर्डर पे, तो समझ में आता है कि हम हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे यहाँ तो हम अपने दुश्मनों का साथ दे रहे थे, वो भी जबरदस्ती, हमें देना नहीं था, जबरदस्ती वो हमें लेकर जा रहे थे। तो बहुत पेनफुल था। गांव वालों को मजबूर किया जाता था कि अपने घर से एक एक लड़के को दो, ताकि वो युद्ध करे हमारे लिए। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. Got it? There were crop failures in many areas. क्रॉप फेलियर क्यों हुई इस समय? मैं बताती हूँ। ये लोग क्या करते थे बेटा, हम लोगों से ना ऐसी चीज उगवाते थे हमारे खेतों में, जिसको उगाने के बाद कोई भी फसल उगाई ही नहीं जा सकती। उस जगह की जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। एक अगर हमने एग्जाम्पल देते हैं, इंडिगो, यानी कि अगर किसी जमीन पर हमने इंडिगो, नील, नील होता है ना जो कपड़े में डालते हैं, नील उगाया, तो उस जमीन को बंजर बना दिया जाता है। वो नील जो है वो उस फसल, उस खेत को, उस जमीन को खराब कर देता है।
तो जबरदस्ती फोर्स करके हमारे वो जमीन उन्होंने इंडिगो उगा उगा के, क्योंकि बाहर उनको बहुत बिकती थी ना, अपने देश में ले जाके बेचते थे वो जमीन ही खराब कर दी। तो कितने सारे क्रॉप फेलियर्स हो जाते थे उनकी वजह से। फिर क्या होता था इस समय, फूड बिकेम स्कैर्स, मतलब खाने की कमी आ गई। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो खाना कहाँ से खाएंगे? बेसिक नीड नहीं थी लोगों के पास, खाना नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, सब ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। और इतना मारते थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे कि इंसान जीते जी, ठीक है, तो खाने की कमी थी। 1918 से लेकर 1919, यानी कि जब वॉर खत्म हो गया उसके बाद एक साल तक, और उसके भी 1920 से 21 तक क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई जगह पर कितने सारे क्रॉप, यानी कि फसलें खराब हो चुकी थी इसी वजह से, क्योंकि वो जमीन ही खराब। और देखो, एक तो इंडिगो भी रीजन है, एक रीजन ये है, जब आपने कहीं पे खेती करी तो आप जब वो फसल काट लेते हो ना, तो उस जमीन को आप सांस लेने की टाइम भी देते हो। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फसलें आप उगाए चले जा रहे हो, नहीं, उस जमीन को रेस्ट करने का, आराम करने का समय दिया जाता है। उसको फिर से उतना ही धरती माँ को प्यार किया जाता है कि उनकी रक्षा की जाती है। उसके बाद जाके वो धरती फिर से उपजाऊ बनती है। पर इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फटाफट 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 फसलें उगाए चले जाओ। अरे जमीन खराब हो रही है, होने दो। जो बचता था वहां पे ऐसे इकट्ठा करते थे, जो बच जाता था, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था, उसको जला देते थे। बहुत सारा कुछ ऐसा किया कि जिससे जो क्रॉप्स है वो धीरे धीरे करके हमारे देश में फेल होने लग गई, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर है वो बहुत खराब कंडीशन में आ गया था। एक बीमारी फैली जिससे बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है, उसका नाम था एपिडेमिक। उसका नाम क्या था? इन्फ्लुएंजा। क्या नाम था? इन्फ्लुएंजा। ये ऐसी बीमारी थी जो फैली और जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई। क्यों फैली थी ये बीमारी? गंदगी इतनी होती थी, हमारे लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, वहीं पे वॉशरूम जा रहे हैं, वहीं पे ही खा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से घर छीन लिए गए थे, भारतीयों से घर छीन लिए गए थे। सब कुछ ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया था। वो लोग इतनी मेहनत करते थे फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी चीज़ों की वजह से जो ऑर्डिनरी इंडियंस, यानी कि आम भारतीय थे, सफर्ड अलॉट। उन लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत ही ज़्यादा दम घोट घोट के वो लोग जिए। आम आदमी बोल रही हूँ मैं, आम आदमी, राजा महाराजा के बच्चे नहीं, वो अपने जगह पे अपने अच्छे से जी रहे थे। उनको भी रिपोर्ट करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको इतना नहीं छेड़ते थे जितना ऑर्डिनरी लोगों को छेड़ते थे। कि उनको छेड़ेंगे और अगर राजा जाग गए, उनकी उनकी आन में क्या है, शान में आन आ गई, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उन लोगों को इतना नहीं छेड़ा था, लास्ट में आते आते बहुत छेड़ा था। फिर उन लोगों ने भी खूब अच्छे से किया, है ना, हंगामा। तो ऑर्डिनरी जो लोग थे, आम आदमी थे, उनको बहुत परेशान किया। एट द सेम टाइम मेनी इंडियंस बिलीव्ड, उसी समय में काफ़ी भारतीय ऐसा विश्वास रखते थे, ऐसा सोचते थे कि अगर दैट आफ्टर हेल्पिंग ब्रिटेन ड्यूरिंग वॉर दे वुड गेट सेल्फ गवर्नमेंट, बट दिस डिड नॉट हैपन। क्या बोल रहे हैं वो, ध्यान से सुनो। भारतीयों ने आखिर में ब्रिटेन मतलब जो लोग हमारे पे राज कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स, उनके देश का नाम था ब्रिटेन, उनकी जगह का नाम था ब्रिटेन। तो हमारे इतने भोले भाले इंडियंस, उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो हो सकता है कि ये हमें आज़ादी दे दे, हमारी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार आ जाए। तो इस आशा में, जो कि वो लोग झूठे झूठे प्रॉमिस तो करते ही थे, इस आशा में उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम हमारे घरों में से एक एक बेटा
आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका सपोर्ट के लिए देंगे, लेकिन हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या ऐसा हुआ? क्या ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस रखा? क्या हमारा ये विश्वास रहा? नहीं, ये विश्वास टूट गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी और उनका आइडिया जो था सत्याग्रह का, सत्याग्रह, ठीक है, ये पढ़ते हैं। महात्मा गांधी returned to India from South Africa in January 1915। ध्यान रखिए, जो हमारा देश में जो ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना ब्रिटेन का, जो हमारे देश में से जो लोग जा रहे थे वो 1914 से स्टार्ट हो गए थे और 1918 तक ये वॉर चला था, ब्रिटेन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था। हमारा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमें लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ ना बेटा, उसके 1 साल के बाद, दैट इज 1 ईयर के बाद, 1915 में गांधी जी हमारे खुद के देश वापस आए। वापस आए मतलब वो तो इंडियन थे, फिर वो कहाँ गए हुए थे इप्सा मैम? मेरे प्यारे बच्चों, वो गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे कौन बताएगा? ना लिखा हुआ है, वो गए हुए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। मैम साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? वो तो इंडियन थे, वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे रहने? क्योंकि वो वहाँ पे लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बाद जो प्रैक्टिस होती है वो कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो वो जनवरी में 1915 में अपने देश वापस आ गए। कौन? गांधी जी। उनका आइडिया क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है अभी पढ़ते हैं मैम। He brought with him a new method of fighting injustice called सत्याग्रह। लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरे लोगों को, अपने देश के बाहर के लोगों को वैल्यू दे रहे हो, उनका कहना मान रहे हो, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक नया आइडिया लेकर आए। कौन? गांधी जी। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कब आए? 1915 में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको पता चला जो उनके देश में तो प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका को भी इफेक्ट कर रही थी, है ना? तो जो भी था उनका रीजन था। महात्मा गांधी जी भारत आ गए वापस साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो अपने लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उन्होंने एक आइडिया लेकर आए कि ये जो इनजस्टिस हो रही है हमारे साथ, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। इनजस्टिस इस समय, इनजस्टिस मतलब जब हमारे साथ कुछ गलत होता है उसको बोलते हैं इनजस्टिस, यानी कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस चीज के खिलाफ फाइट करने के लिए एक इन्होंने आइडिया सोचा, एक तरीका, एक मेथड सोचा। उस मेथड का नाम था बाबू सत्याग्रह। क्या नाम था बच्चों? सत्याग्रह। व्हाट वाज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या था? देखें आगे, सत्याग्रह क्या था? समझ में आ रहा है सारा? वेरी गुड। सत्य का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? सत्य का मतलब होता है सच। सबको पता है? कोई नई बात तो नहीं बता रही मैं। सत्याग्रह का मतलब क्या, सत्य का मतलब क्या होता है? सच। सत्याग्रह मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ युद्ध करना, फाइट करना। लेकिन कैसे युद्ध करना? वैसा युद्ध नहीं जो वर्ल्ड वॉर में हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना। ये जो युद्ध होगा ना सत्याग्रह का, गांधी जी का, ये युद्ध होगा मेरे बच्चों सच्चाई से। सच क्या है, गलत क्या है और सच्चा क्या है? सच ये कि ये देश हमारा है। सच ये है कि तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो भारतीयों के साथ। सच ये है कि तुम गलत कर रहे हो, हमारी जमीन को हमसे छीन रहे हो और हमारे ही जमीन पे आके हमें ही उल्टा सीधा बोल रहे हो और हमारे साथ गलत कर रहे हो, वो सच है। नॉन वायलेंस, ये तो गांधी जी का फेवरेट था।
नॉन वायलेंस मतलब भाई आवाज ऊंची ना करो, वायलेंट ना हो, है ना। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट तो जाना है, मगर किस तरीके से जाना है वो मैटर करता है। हा हा ही हाहाकार नहीं मचाना है, शांति से भी हम अगेंस्ट जा सकते हैं। पीसफुल रेजिस्टेंस मतलब शांति से अपोज करो ना। अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो भी आपको शांति से ही उसके अगेंस्ट जाना है, कुछ वायलेंट नहीं बनना है, कुछ भी वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है। ये किसका प्लान था? गांधी जी का। गांधी जी कब आए हमारे देश में वापस? 1915 में आए, 1915 में आ गए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, विश्वास रखते थे। गांधी जी बिलीव्ड दैट इफ द कॉज, अगर कारण सच्चा है, अगर रीजन सच्चा है और लोग तैयार हैं सफर करने के लिए, परेशान होने के लिए, मतलब आपको तड़प हो, कितनी मर्जी तड़प हो, आप कितना भी तड़पो, लेकिन आपको अपनी बात रखनी है विदाउट यूजिंग वायलेंस, बिना आवाज उठाए। बिना आवाज उठाए मतलब गलत, वायलेंस, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांति से आप अपनी बात रखिए। दे कुड डिफीट एन अनजस्ट गवर्नमेंट, तब आप उस सरकार को हरा सकते हो जो सरकार अनजस्ट है, यानी कि आपके साथ वो सही नहीं कर रही है। अगर कोई सरकार आपको लगता है कि कोई सरकार आपके साथ सही नहीं कर रही है और आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तो बिल्कुल भी आवाज ऐसे मत उठाओ कि, मैंने पिछले भी चैप्टर्स में बोला है कि सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकली मेंटली इतना किसी को परेशान मत करो। आपको आपका पॉइंट रखना है ना, रख दो, ठीक है। और उस चीज के लिए बहुत सारे पैतरे हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन शांति से। गॉट इट? ये गांधी जी ने बोला है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, हाँ नीचे एक लाइन रह गई है, वो पढ़ लेते हैं। He believed that the violence was not necessary to fight the British, कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर हमें लड़ाई करनी है तो उसमें वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर आती है बात चंपारण डिस्ट्रिक्ट की। 1915 में गांधी जी वापस आए और 1916 में हुआ चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह हुआ 1916 में, गांधी जी के आने के एक साल बाद। चंपारण कहाँ है समा? बिहार में। ऐसा हुआ था, इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो मैंने अभी आपको समझाया ना, नील जो उगाने के लिए फोर्स किया जाता था, वर बीइंग फोर्स्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स टू ग्रो इंडिगो। ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोगों को फोर्स करते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप अपने खेतों में इंडिगो यानी कि नील उगाओ, ठीक है। द फार्मर्स वर सफरिंग, फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिकॉज दे हैड टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि उन्हें ग्रो करना पड़ता था इंडिगो अपनी ज़मीन पे, इवन व्हेन इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, तब भी ग्रो करना पड़ता था अपनी ज़मीन पे जब वो उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, तो भी उन्होंने वो ग्रो करवाया, ब्रिटिशर्स ने उन फार्मर्स से ग्रो करवाया, ठीक है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी तो पहुंच गए चंपारण, इंडिया भारत आने के एक साल बाद ही वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट चले गए, एंड सपोर्टेड द फार्मर्स, और उन किसानों को उन्होंने सहारा दिया, सपोर्ट दिया।
दिस बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। भारत का पहला सबसे बड़ा मेजर सत्याग्रह मूवमेंट तब बना, कब बना? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बना पहली बार। किसकी वजह से बना? क्योंकि इंडिगो वहां पे जबरदस्ती उगवाया जा रहा था। ठीक है बेटा, गॉट इट, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। फिर दूसरा आता है गुजरात की बात। अभी बिहार की बात हो रही थी, अब गुजरात की हो रही है। उसके जस्ट एक साल बाद 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। पहले चंपारण हुआ इंडिगो की वजह से, दूसरा खेड़ा में हुआ सत्याग्रह 1917 में, एक साल बाद। 1916 में चंपारण में हुआ, 1917 में खेड़ा में हुआ। खेड़ा कहाँ है इप्सामा? खेड़ा है मेरे प्यारे बच्चों गुजरात। फार्मर्स वर फेसिंग क्रॉप फेलियर। फार्मर्स को एक प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी फसलें खराब हो रही थी, क्रॉप फेल हो रहा था। क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। बिकॉज देयर क्रॉप्स हैड फेल्ड, क्योंकि उनकी क्रॉप्स, उनके जो खेत पे वो फसलें उगा रहे थे वो खराब हो जाती थी। दे वर अनएबल टू पे द लैंड रेवेन्यू डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट। उनकी फसलें खराब हो जाती थी, फिर भी उनको जमीन का रेवेन्यू देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था सरकार को। जो भी सरकार, ब्रिटिश सरकार, उनसे पैसे मांगती थी कि तुम खेत में यहाँ अपना क्रॉप उगा रहे हो, पैसे दो। फार्मर बोलते हैं पैसे दे, अरे जमीन तो हमारी है, हम क्यों पैसे दे? नहीं दोगे, सट 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 सट, मार मार मार, हंटर से मारते हुए। तो फिर फार्मर्स कहते थे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मारो मत हमको, हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, वो पैसे देते थे। रेंट, अपनी जमीन का रेंट देना पड़ता था, पैसे देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर जब अगर खेत में कुछ फसल उगी नहीं रही है तब तो पैसे मत लो, वो तब भी लेते थे। कहाँ की बात हो रही है? ये खेड़ा की। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। वहां कौन पहुंचे? गांधी जी। कौन से साल में पहुंचे? 1917 में। 1916 में गांधी जी कहाँ थे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में थे। 1915 में कहाँ थे? जस्ट भारत आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर में कौन था? ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सपोर्टेड द पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब फार्मर्स, किसान, आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिलैक्स द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। गांधी जी ने फार्मर्स को, किसानों को सपोर्ट किया और सरकार के पास गए। कौन सी सरकार के पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए कि देखो भाई, मान जाओ बात, तुमको समझ में आना चाहिए, जब वो बेचारे कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तुम्हें देंगे कहाँ से? वो है ना, पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, वो कहाँ से लाए पैसा? तो उन्होंने सरकार से बात करी। जो तो द मूवमेंट शोड हाउ गांधी जी यूज्ड पीसफुल मेथड टू सपोर्ट फार्मर्स। अब ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये जो गुजरात में सत्याग्रह हुआ, इसमें गांधी जी ने क्या बताया कि शांति से, बड़े ही शांति से, पीसफुली भी हम किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, तो भी हमारी बात सुनी जाएगी। उसके जस्ट एक साल बाद वो गए अहमदाबाद। कहाँ गए? अहमदाबाद गए। गांधी जी ने तो सोच ही लिया था मैं तो जगह जगह जाके लोगों की हेल्प करूंगा। अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में क्या हो रहा था इस समय? अहमदाबाद में एग्रीकल्चर वालों का प्रॉब्लम नहीं था, खेतों का प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ था मील। मील मतलब इंडस्ट्रीज, जैसे आज इंडस्ट्रीज होती है ना, वैसे मील होती है जहाँ पे सब लोग एक साथ लेबर्स मिलकर काम करते हैं। मील स्ट्राइक, वहाँ के जितने लेबर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी 1918 में। 1915 में गांधी जी इंडिया आए। 1916 में वो गए बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इंडिगो की वजह से। 1917 में उन्होंने क्या किया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में गए, क्रॉप फेलियर की वजह से फिर भी रेवेन्यू मांगा जाता था। 1918 में उस समय वो कहाँ आ गए? अहमदाबाद आ गए। क्यों आ गए? मील वालों की हेल्प करने। ठीक है, वो मील मतलब जहाँ पे लेबरर्स वर्क करते थे, इस जो वर्कर्स होते थे ना, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। क्या कर दिया था बाबू? स्ट्राइक कर दिया था।
कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद में मील स्ट्राइक हुआ 1918 में। इतना समझ में आया? क्या हो रहा था वहां पे मील में? जो वर्कर्स थे कॉटन मील के, वो मील किस चीज की थी? रुई की मील थी, कॉटन की मील थी। वांटेड बेटर वेजेस, वो कहते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। कौन कहते थे? वहां के वर्कर्स। कहाँ के? अहमदाबाद के। जो मील में वर्कर काम करते थे, रुई की मील में, वहां के वर्कर्स बोलते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। कौन सा साल में हो रहा है ये बात? 1918 में। गांधी जी सपोर्टेड द वर्कर्स। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, इतना काम करवाते हैं, ज्यादा समय लेते हो तुम लोग यहाँ पे, तो तुम्हारी सैलरी तो ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुत कम पैसे दे रहे हैं, इतने में तो तुम्हारा क्या ही गुजारा होगा। तो ही यूज्ड सत्याग्रह एंड इवन वेंट टू हंगर स्ट्राइक। भूखे रहने लगे, कहते हैं मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और फिर उन्होंने मिल ओनर, जो मिल के ओनर थे, मालिक थे, उनको इतना प्रेशर डाला भूखे रहकर। द मील वर्कर्स इवेंचुअली रिसीव्ड एन इंक्रीज द वेजेस, यानी कि मील वर्कर्स की वेजेस को बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले वो ओनर बात सुन ही नहीं रहे थे, फिर उन्होंने सुन ली, क्योंकि गांधी जी ने प्यार से समझाया। नहीं माने तो वो स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए। शांति से, कोई झगड़ा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाया, कोई गालियां नहीं दी, शांति से उन्होंने समझाया। नहीं समझे तो हंगर स्ट्राइक पे चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रॉलेट एक्ट, 1 साल जस्ट बाद। क्या आता है बाबू? क्या आता है बेटा? रॉलेट एक्ट 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। इन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया, एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन का नाम था रॉलेट एक्ट। दिस लॉ gave the government enormous power. इस लॉ ने, रॉलेट एक्ट ने, ब्रिटिश सरकार को बहुत ही ज्यादा शक्तियां दे दी। एक तो पहले से इतने शक्तिशाली थे, एक तो पहले से ही अपना हुक्म जताते रहते थे, अब उनको और शक्तियां मिल गई। ब्रिटिश सरकार ने और शक्तियां दे दी। क्या शक्तियां दे दी? द गवर्नमेंट कुड, अब सरकार क्या कर सकती थी? अरेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, यानी कि वो कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, मतलब किसी जो पॉलिटिशियन जो होते थे, अगर मान लो कोई भारत में कोई एक पार्टी बना के बैठ गए हैं कि हम जो है देश का भला चाहते हैं, भारत के लोगों में भी तो कोई ना कोई ऐसे होते ही थे, तो वो क्या कर लेते थे, उनको बिना ट्रायल के, बिना पूछे कि क्या हुआ, बिना किसी क्वेश्चंस के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। डिटेन पीपल विदाउट प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ओवरऑल इसमें क्या समझाया गया है? लोगों को कोर्ट में भी नहीं जाने, यानी कि अपनी अपील भी नहीं रखने देते थे। अगर उनको लगा कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको उठा के उन्होंने डाल देना है। ब्रिटिशर्स ने जो है ऐसे भारतीयों को उठाकर, पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के डाल देना था जेल में। इतना भी हक नहीं देते थे कि वो जाकर अपने खिलाफ कह रही हूँ, अपने हित के लिए सरकार के कोर्ट में जाकर ये बोल सके कि हमने कुछ नहीं किया। नो नो नो, ऐसा कुछ था ही नहीं। और क्या था? पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। सप्रेस मतलब वो ऐसे चक्कर तो काटते ही रहते थे गलियों में ब्रिटिशर्स। वो देखते थे कि अच्छा यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं, मोर्चा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें कर रहे हैं। जाके सुनते थे क्या बातें कर रहे हैं। तो वहां पे मान लो एक इंसान कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, इन ब्रिटिशर्स को तुम बता देंगे हमारे देश में आके हमारे ऊपर ही राज जता रहे हैं। उनको क्या कर दिया जाता था? लाठी चार्ज कर दिया जाता था, डंडों से मारा जाता था, उठाकर जेल में डाल दिया जाता था, और करते 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 उनकी एक्टिविटीज को दबा दिया जाता था। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। गांधी जी स्ट्रांगली, बहुत ही जोर से उन्होंने इस चीज को अपोज किया, इस लॉ को।
ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या करा, अपोज किया। यानी कि अगर आप किसी को उठाकर जेल में डाल रहे हो, आपको वजह तो पता होनी चाहिए ना, आप वो वजह तो लिखो कि क्यों डाला। और अगर वजह सही है या नहीं है, वो आप ब्रिटिशर्स की जो पुलिस है वो थोड़ी ना डिसाइड करेगी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अरे पर कोर्ट तो तब डिसाइड करेगा ना जब तुम कोर्ट तक पहुंचने दोगे, वो तो कोर्ट तक के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो फिर गांधी जी को तो बुरा लगना ही था, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कतई। ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट इट। फिर उन्होंने कहा अब तो बेटा बहुत हो गया, अभी तक तो मैं अहमदाबाद जाके अगेंस्ट गया, चंपारण जाके अगेंस्ट गया, खेड़ा जाके अगेंस्ट गया, अब नहीं, अब पूरा देश एक होगा। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1919 की बात है। 6 अप्रैल 1919 की नेशन वाइड हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड। नेशन वाइड हड़ताल मतलब पूरे नेशन में, पूरे भारत में। नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम। नेशनलिज्म, मैंने क्या बोला, भारत में लोगों के दिल में प्यार आया भारत के लिए, अभी तक नहीं था भाई। अभी तक अपने देश के लिए वो प्यार नहीं था, अपने पर्सनल चीजों के लिए तो प्यार था, हमारा भारत महान। क्यों? क्योंकि हमें इतना कुछ दे रहा है। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, खत्म कर दिया भाई उन्होंने सब। फिर वापस से हमारे अंदर प्यार जो था वो आया देश के अंदर। कब आया कि अच्छा हम सबके साथ गलत हो रहा है, हम भारतीयों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेशन वाइड, पूरे नेशन में, पूरे भारत में हड़ताल हुई। हड़ताल मतलब क्या होता है, जब सब लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, भूखे बैठ जाते हैं कि हम तो नहीं हटेंगे यहाँ से, वरना हमारी मांगे पूरी करो। पीपल स्टॉप्ड वर्क, पीपल, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई और शांति से प्रोटेस्ट हो रहा था। कोई कहीं पे भी हा हा हु ही झगड़ा, ये वो, चिल्ला पुकार, मारना धारना कुछ नहीं। कैसा प्रोटेस्ट था ये? सत्याग्रह था ना, गांधी जी का था। कैसा था बच्चों? पीसफुल प्रोटेस्ट था। सत्याग्रह प्रोटेस्ट कैसा था आपसे कोई पूछे तो मैम पीसफुल था, वो शांति वाला था। फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब सबका खून खौल उठा, जब ऐसा कुछ हुआ जो आप इंसान की आत्मा हिल जाए, इतना ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा नहीं, सिचुएशन हुई। हादसा तो अपने आप होता है ना, ये तो इन लोगों ने किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर, मैं देख कर आई हूँ पर्सनली, मैं गई थी यहाँ पे, अमृतसर में है, पंजाब में। बाप रे, मतलब आपकी रूह कांप जाए ऐसा था ये सिचुएशन। 13 अप्रैल 1919, देखो 6 अप्रैल को क्या चल रहा है, नेशन वाइड हड़ताल चल रही है। उसके जस्ट 30, उसके थोड़े दिनों बाद ही 13 अप्रैल को उसी साल में 1919 में अमृतसर पंजाब की बात है। क्या होता है, एक बहुत सारा क्राउड गैदर होता है जलियांवाला, जैसे हम मेला देखने नहीं जाते हैं, कहीं मेला लगा होता है तो हम जाते हैं ना, तो जलियांवाला बाग एक बाग मतलब पार्क, तो एक पार्क था जहाँ पे बहुत सारे लोग मेला देखने गए जाते हैं, वैसे गए थे। बहुत सारा लार्ज क्राउड भारतीय इंडियंस वहाँ पे गए थे। बहुत सारे पीपल, मेनी पीपल हैड कम टू अटेंड अ मीटिंग। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो मीटिंग अटेंड करने गए थे वहाँ पे। ऑल्सो बैसाखी को सेलिब्रेट करने गए थे। वहाँ का, पंजाब का एक फेस्टिवल होता है बैसाखी, तो उस फेस्टिवल को मनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े, जवान, फैमिलीज, बहुत सारे लोग गए थे, है ना। बैसाखी मनाने गए थे मेले में, पार्क में। क्या नाम था उस पार्क का? जलियांवाला बाग। बहुत ही दर्दनाक, बहुत दर्द। आज भी आप वहां जाओगे ना तो आपको इस चीज का प्रूफ मिलेगा। द ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर, एक नाम का, जनरल डायर नाम का एक ब्रिटिश का, इन लोगों का एक ऑफिसर था, अंग्रेजों का, एंटर द एरिया विद आर्म्ड सोल्जर्स, उस जगह पे पहुंचा। कौन पहुंचा? जनरल डायर नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर जलियांवाला बाग में पहुंचा सोल्जर्स के साथ। देखो ये सोची समझी साजिश थी, अचानक से कुछ नहीं हुआ, ये सोच समझ के वहां गए थे आर्म्ड सोल्जर्स के साथ।
आर्म्ड सोल्जर मतलब ऐसे सैनिक ब्रिटिशर्स के जिनके हाथों में गन थी। क्या थी? गन थी, बंदूकें थी। Without giving the crowd a proper warning or allowing them to leave, he ordered the soldiers to fire. क्या किया इस जनरल डायर ने? गुस्सा आता है इसका नाम सुन के ना। इसने क्या किया? अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि फायर स्टार्ट करो। ना ही क्राउड को बोला हट जाओ, ना ही कुछ बोला कि अब आपके जो है हम लड़ाई करने वाले हैं, ये वो, कुछ नहीं। नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पार्क में लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अचानक से गोलियां चलने लग जाती हैं। सोल्जर्स गोलियां लेकर, आर्म्ड सोल्जर्स होते हैं ना, गन लेकर आए थे, तो सब आम जनता पे, बच्चों पे दर इतना खतरनाक था। आज भी वहां गोलियों के निशान हैं दीवारों पे। इतनी दर्दनाक मौत दे रहे थे ये लोग इंडियंस को कि इंडियंस खुद वहां पे आज भी कुआं है जहां पे खुद जाकर कूद गए, क्योंकि ऐसे मरने से अच्छा है कि ऐसे मर जाए। इतना गंदी सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट करी। Many people were killed and wounded. बहुत सारे लोग जो है मारे गए और बहुत सारे लोग wounded मतलब घायल हो गए। The incident shocked the whole country. पूरा देश शॉक हो गया। आज तो देखो हल्का सा कुछ होता है, फटाक से न्यूज कैसे वायरल होती है ना, सब जगह सारे देश में पहुंच जाती है। उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचने में भी समय लगता था। तो जब भी किसी को ये बात पता चलती थी तो सबका दिल टूट जाता था भारतीय का। पीपल बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री विद ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया कि भाई अब नहीं चलेगा, बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने, बहुत सह लिया हमने, अब नहीं। अच्छा, अब एक और आता है इशू, वो है खिलाफत इशू। क्या नाम है? खिलाफत इशू। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तब कौन हारता है? ऑटोमन एम्पायर। इसमें हमें अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना पढ़ेंगे, ठीक है? जो इसमें लिखा है चैप्टर में उतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर डीप जाने का अभी हमें जरूरत नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं। अभी हम अपने भारत के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो ये चैप्टर है बुक का वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर का नाम नहीं है, इसलिए जो हमें ऊपर से समझाया जा रहा है वही समझेंगे। तो जो खिलाफत इशू है ना बेटा, उसमें ऑटोमन एम्पायर हार जाता है पहले वर्ल्ड वॉर में। Many Muslims around the world were worried about the position of the Ottoman Sultan. काफी सारे मुस्लिम्स परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि अब ऑटोमन एम्पायर हार चुका है, तो ऑटोमन का सुल्तान जो हेड था उनका क्या होगा? Who was the registered, who was also regarded by many Muslims as the Khalifa, Caliph. मतलब उनको बहुत रिगार्ड्स दिए जाते थे, इज्जत दी जाती थी। अब ऑटोमन एम्पायर तो हार गया, अब क्या होगा? इंडियन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स भारत में रहते हैं, वांटेड द ब्रिटिश, उन्होंने क्या बोला? ब्रिटिशर्स को बोला कि टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ खलीफा, कि कम से कम हमारा ऑटोमन हार गया है, कम से कम आप खलीफा को सपोर्ट तो करो, उनकी पोजीशन को प्रोटेक्ट तो करो। तो इसमें जो थे दो लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है? जो टू इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वो कौन थे इसमें? जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप हमारे खलीफा का प्रोटेक्शन दो, सपोर्ट करो। दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी। गांधी जी को लगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदुओं और मुस्लिम्स को साथ में ला सकते हैं और ब्रिटिश को हरा सकते हैं। हमेशा याद रखना, एक देश में इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सबको एक साथ जुट कर ही रहना चाहिए। जहां हमारे देश के लोग अपनी अपनी जातियों पर ध्यान देने लग जाते हैं,
वहां पे ही सामने वाला दूसरे देश का इंसान फायदा उठा लेता है कि इनके देश में तो एकता है ही नहीं, इनके देश में तो हम यूं ही आक्रमण कर सकते हैं, यूं ही जीत सकते हैं। ठीक है, और जो इन लोगों ने किया भी था डिवाइड एंड रूल, कि मुस्लिम्स को और हिंदुओं को कर दो अलग, ताकि ये इनका वो था, पॉलिटिक्स थी, एक ऐसा पैतरा था जो इन्होंने यूज किया हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का, जिसकी वजह से इनको तो बहुत मजे आए। और हम आज तक उस चीज को फेस कर रहे हैं। हम आज भी कहने को आजाद हैं, लेकिन आज भी आजाद नहीं हुए हैं। उन लोगों ने जो उस टाइम पे पॉलिटिक्स की थी, वो पॉलिटिक्स हमें आज भी परेशान करती है। जब तक इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल नहीं किया था, तो मुस्लिम्स और हिंदूज इतना प्यार से रहते थे। आई एम श्योर आज भी रहते होंगे काफी जगहों पे, इतना प्यार से रहते थे कि सुबह का खाना बनता था, हमारे बाबूजी बताते हैं, सुबह का खाना बनता था उनके घर पे और शाम का खाना बनता था इनके घर पे। इस तरीके से रहते थे गांव में लोग। पता ही नहीं होता था इतना कौन मुस्लिम कौन हिंदू, क्या करना है, सब एक ही गांव के लोग हैं, है ना, एक ही सोच। तो कहने, अगर मैं इस चीज में पर्सनल घुस गई तो बहुत ज्यादा घुस जाऊंगी, पर डीप चैप्टर है, पर हमें तो जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। पर इन लोगों ने जो हमारे साथ किया, हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करके, उस चीज का जो नुकसान है ना, वो आज तक हमें जो भुगतना पड़ रहा है। चलो, जैसी किस्मत हम लोगों की। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि अगर खिलाफत मूवमेंट इन लोगों के दिल के बहुत करीब है, मुस्लिम्स के, तो अगर हम मिलकर इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे में भाईचारा वापस आ जाए, जो कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ही सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को इसीलिए सपोर्ट किया ताकि मुस्लिम्स को भी ऐसा लगे कि देखिए, हम और आप एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम एक ही शहर, एक ही देश के नागरिक हैं, हमारे लिए सब बराबर है और होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1920 में होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नॉन मतलब नहीं, हम नहीं कॉपरेट करेंगे। अब हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, आप जो बोलोगे आपकी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हमारी एक भी बात नहीं मानते हो और हमारे साथ रोज 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 गलत करते हो। हमारे लोगों के साथ, हमारे भारतीयों के साथ आपने क्या किया हुआ है, हम क्यों आपके साथ कॉपरेट करें। ये कब आया लोगों के बीच में? 1930 में, 1920 में। गांधी जी believed that the British rule in India survived because Indians cooperated the British. What did he say? गांधी जी said, गांधी जी ने बोला कि देखिए, ब्रिटिशर्स जो आज हमारे ऊपर राज कर रहा है ना, वो हमारी ही वजह से राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं, हम डर जाते हैं। अरे तुम डरो ही मत, अगर तुम डर रहे हो तभी तो तुम्हें कोई डरा रहा है। वो होते कौन है हमारे देश में आके? अब आप इमेजिन करो, आपका घर है, आपने घर बनाया अपनी सैलरी से, अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस से बनाया, आपके पापा का घर है ये, यस और नो? यस, मेरा घर है। आपके घर में कोई बाहर का आदमी आके रहने लग जाए और बोले हाँ जी ये डबल बेड यहाँ नहीं रखा जाएगा, यहाँ रखो, आप नहीं बैठ सकते हो ऐसे, और तुम सो क्यों रहो इतनी देर तक खड़े? अरे तुम बोलोगे तुम हो कौन, मेरा घर है, मैं सोऊं जब तक मर्जी सोऊं, यस और नो? वो बोलेगा नहीं नहीं चलो किचन साफ करो। अरे मेरी किचन है, मेरे को भी पता है साफ करनी है, मैं अपने टाइम पे, और वो आपको आपके घर आके मारे पीटे, बाहर निकाल दे और क्या क्या नहीं करे, कैसा फील होगा? वैसे ही हमारे देश के लोगों को फील हो रहा था। उन्हीं के घर से उनको परेशान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। गांधी जी ने बोला तुम लोग परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम उन्हें परेशान करने दे रहे हो, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, शांति से झगड़ा मत करो और मानो ही मत उनकी बात। क्या करेंगे? मारेंगे, खा लो मार। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि जियो ही मत, पिट जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो, मगर बात मत मानो, थक जाएंगे एक दिन वो। और वही हुआ था।
कॉपरेट मत करो, इसलिए इस मूवमेंट का नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में हुआ था, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया, गांधी जी ने क्या सजेस्ट किया बच्चों, इफ इंडियंस, अगर भारतीय कॉपरेट करना छोड़ दे, इफ इंडियंस स्टॉप्ड cooperating with British rule would become weak। अगर हम लोग उन लोगों के साथ कॉपरेट करना छोड़ दें तो वो लोग कैसे हो जाएंगे बाबू, कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। दिस आइडिया बिकेम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में ये आइडिया बन गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पीपल वर आस्क्ड टू, अब गांधी जी ने क्या बोला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टाइटल को गिव अप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, बड़े ही एक्सपर्ट थे, पॉलिटिक्स में तो माहिर थे, और मुझे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में कुछ होने लग जाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो वो मेरे को चलो जो भी था। तो क्या सरकार क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, आपको एक टाइटल दे देती थी जिससे भारतीयों को, जिससे वो खुश हो जाते थे। ब्रिटिशर्स को भी देती थी, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन है ना, तो लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान। माउंटबेटन कोई लॉर्ड थोड़ी ना था, भगवान थोड़ी ना था, दे दिया उसको लॉर्ड का नाम, खुश हो गया, है मैं लॉर्ड हूँ, भगवान हूँ, अब बताता हूँ इनको। ऐसे ही इंडियंस को भी ये देने लग गए थे टाइटल्स, जैसे नाइटिंगेल दे दिया किसी को, है ना, ऐसे खूब सारे थे, ये बताऊंगी वो क्या कहते। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी आपको ब्रिटिशर्स ने खुश करने के लिए, मक्खन लगाने के लिए टाइटल दिए ना, छोड़ दो, बॉयकॉट कर दो, सरकारी स्कूल्स में या सरकारी कॉलेजेस में जाना ही बंद कर दो। सरकार कौन है वहां, सरकार इस वक्त कौन सी सरकार की बात हो रही है बच्चों, ब्रिटिशर्स की, इंडियन की सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, उन लोगों की सरकार है, ठीक है, इंडियन सरकार है, ब्रिटिश इंडियन सरकार है, यानी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स की सरकार। बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट मतलब विरोध करो, नो ब्रिटिश के कॉलेज, नो ब्रिटिश के स्कूल, हमने जाना ही नहीं है। ब्रिटिश के कोर्ट्स, यानी कि ऐसे कोर्ट्स मतलब जहाँ पे इन लोगों के जज बैठा करते थे, उनके पास क्यों जाना है आपको, उन्होंने तो वैसे ही आपकी सुननी नहीं है, जाना बंद कर दो। बॉयकॉट सरकारी सर्विसेज, अब देखो जो गरीब लोग होते थे उनको तो ये लोग पीट ही रहे थे, है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे इंडिया में, वो बेचारे पढ़ाई करते थे ना, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी लेने के लिए, फिर भी ब्रिटिश की सरकार में भी नौकरी लेने के लिए एग्जाम देते थे ना, तो उन्होंने बोला क्यों चाहिए तुम्हें, ब्रिटिश सरकार की जॉब तुम्हें क्यों करनी है, वो तो तुम्हें अपने ब्रिटेन के फायदे के लिए यूज करेंगे ना, इंडिया के फायदे के लिए ना यूज करेंगे। बॉयकॉट कर दो, मना कर दो बिल्कुल। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, कितने तेज लोग थे लोग, कॉटन उगती थी भारत में, कॉटन से कपड़ा बनाया जाता था भारत में, उस कपड़े को ही ले जाते थे ब्रिटेन, वहां से सुंदर सुंदर कपड़े बनवाते थे और आकर इंडिया में ही बेचते थे। बेच दिया इधर, कितने में बेचा, कॉटन यहाँ से ले गए 10 रुपए की, कपड़ा ले गए 10 रुपए का, और यहाँ आके बेचा उन्होंने 1000 रुपए का। इतना प्रॉफिट कमाते थे हम लोगों से। क्यों आपको फॉरेन के गुड्स चाहिए, आपको फॉरेन का सामान, ब्रिटिशर्स का सामान क्यों चाहिए, है ना। आज भी बोलते हैं ना मोदी जी, क्या बोलते हैं कि अपने ऊपर ही निर्भर रहो, है ना, किसी बाहर के लोगों पे निर्भर, इंपोर्ट जो हम करते हैं छोटी छोटी चीजें, वो हम कोशिश करें कि हम अपने ऊपर ही निर्भर रहें, है ना, एक ये एक्ट पढ़ेंगे वो भी किसी दिन। तो इंस्टेड पीपल वर एनकरेज्ड टू, लोगों को मोटिवेट किया गया, पहले तो बोला गया कि ये सब चीजें आप छोड़ दो,
फटाक से बॉयकॉट कर दो। फिर बोला गया कि क्या यूज़ करो। ये तो मैं आज भी बोलती हूँ कि हमें आज भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आपस में प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा कोई बाहर का लोग ना उठा ले। भारतीयों में जो आपस में प्रॉब्लम है तो बाहर, भारत के बाहर के लोग जो है वो हमारा यूज़ ना कर ले। तो हमें क्या करना है, उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि हमें खादी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। खादी के प्रोडक्ट्स जो कि भारत में ही बनाए जाते थे। इंडियन मेड गुड्स यानी कि जो भारत में चीज़ें मिलती है, बनती है ना, सिर्फ उसमें पढ़ लो, उसमें लिखा है कि इंडिया मेड है तो ही खरीदो, वरना मत खरीदो। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस को सपोर्ट करो। ऐसे स्कूल्स को सपोर्ट करो, ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो जहाँ पे नेशन यानी कि आपके भारत के लिए प्यार सिखाया जाए, ना कि आपका यूज़ किया जाए। एक मंदिर होता है, एक स्कूल होता है ना, वो एक मंदिर होता है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आपके कल्चरल वैल्यूज़ क्या है। आपको सिखाया जाता है एक अच्छा इंसान कैसे बने। आपको सिखाया जाता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आपको अपने जो पहले के लोग हैं उनकी हिस्ट्री पढ़कर आप सीखें और आप वो गलती वापस ना दोहराएं। ठीक है, तो ऐसे स्कूल्स भेजो, ऐसे कॉलेजेस भेजो जहां देश के प्रति प्यार सिखाया जाए। ओके, द मूवमेंट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो मूवमेंट था, कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं इस समय हम? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था ये भारत के कई जगहों पे फेमस हो गया, स्प्रेड हो गया यानी कि फैल गया। फिर उसके बाद आता है द मूवमेंट इन द कंट्री साइड अवध। अवध एक जगह का नाम आपको पता है ना, वहां पे एक मूवमेंट था, उसके बारे में पढ़ते हैं। अवध में जो फार्मर्स थे ना, अवध में जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स में थे। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे और तालुकादार्स थे, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स जो लोग थे वो उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। किन लोगों को परेशान कर रहे थे? किसानों को। अवध में किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा था, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स कर रहे थे। कैसे? एक तो मांगते थे ज़्यादा रेंट, उन्हीं की ज़मीन से उन्हीं का ही रेंट मांगते थे। ठीक है, एडिशनल टैक्सेस मांगते थे, और टैक्स दो, पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें लेना नहीं, कुछ भी करो, पैसे दो। फोर्स्ड लेबर कॉल्ड बेगर, यानी कि जो लोगों को काम नहीं करना था उनसे भी काम कराया जाता था और उनको भिखारी कहा जाता था। बेगर, भीख मांगने वाले। ठीक है, जो फोर्स्ड लेबर उनसे करवाते थे। फोर्स्ड लेबर मतलब कि उनको वो लेबर वर्क करना ही नहीं था, है ना, फिर भी प्रताड़ित करके उनसे वो काम करवाया जा रहा था। कौन सी जगह की बात हो रही है बच्चों? अवध की बात हो रही है। कहाँ की हो रही है? अवध की बात हो रही है। ठीक है, दे कुड ऑल्सो एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, अपनी जमीन से उनको हटा दिया जाता था, एविक्ट कर दिया जाता था। बाबा रामचंद्र, एक नाम याद रख लीजिए, क्या नाम है? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, a former indentured laborer who had worked in Fiji. Baba Ramchandra became a leader of the peasants in Awadh. अवध के किसानों के लीडर बन गए। कौन? बाबा रामचंद्र, जो पहले फिजी में वर्क कर चुके थे एज अ लेबरर। लेबर वर्क पता है ना, जो फिजिकल वर्क जो लोग करते हैं ना, जो अपने दिमाग का यूज नहीं करते, अपने बाजुओं का यूज करते हैं, ऐसे ईंटें उठा के रखना, आपका कोई हेल्प, जो आपकी फिजिकल हेल्प होती है ना, फिजिकल बॉडी से जो हेल्प हो जाती है वो। तो वो पहले फॉर्मर मतलब पहले वो वर्क करते थे फिजी में। तो रामचंद्र जो है लीडर बने, इस अवध के किसानों के लीडर बन गए। तब किसानों ने क्या डिमांड किया कि देखिए आप हमसे बहुत सारी चीज़ें फालतू की मांग रहे हैं। उन्होंने सरकार को बोला तो पहले तो आप रेवेन्यू में
कम करिए, रिडक्शन करिए। ये एबॉलिशन ऑफ बेगर, ये क्या भीख मंगा करते रहते हो, ये नहीं चलेगा, है ना। भीख मंगे नहीं है, हमारी ही धरती है ये। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, मतलब जो किराएदार होते थे ना, उनसे खूब सारी आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। अगर आपको हमारी जमीन पे काम करना है, करिए, हमसे काम करवाना है फिर भी ठीक है, हमें बेगर मत कहिए, हमें फोर्स मत करिए कि हम काम करें, हमें करना होगा हम करेंगे, नहीं करना होगा हम नहीं करेंगे, ठीक है। द मूवमेंट बिकेम कनेक्टेड विद द वाइडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी पूरे देश में चल रहा था। तो इस जो अवध वाला सिचुएशन था, जिसमें बाबा रामचंद्र जी ने इस चीज में जो है उन्होंने लीडर का रोल प्ले किया था, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इस अवध वाली प्रॉब्लम को जोड़ दिया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने जो भी चीजें समझाई थी कि हमें नॉन वायलेंस का यूज करना है, वायलेंस नहीं करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, उनको साथ बॉयकॉट कर दो सारी चीजें उनकी, उसका साथ इन्होंने दिया बाबा रामचंद्र ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। फिर एक और देखो, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम हमारे देश में हम लोग झेल रहे थे। फिर आती है ट्राइबल मूवमेंट इन गुदम हिल्स, यानी कि गुदम के पहाड़ों में, गुदम के हिल्स में, गुदम के हिल्स में एक मूवमेंट चलाया गया, जो कि ट्राइबल मूवमेंट था। ओके, इन गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है। ये कहाँ पे है? ये गुदम हिल्स आंध्र प्रदेश में। जो ट्राइबल लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट जाने का कोशिश किया। यानी कि जो ब्रिटिश ट्राइबल लोग वो होते हैं बेटा, जिनकी ट्राइब्स अपनी अलग अलग, ये लोग के जंगल में रहते हैं ना, वहाँ की बात हो रही है। तो जंगल में ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज लगाई हुई थी, वो पॉलिसीज इनको पसंद नहीं थी। आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में जो ट्राइबल लोग थे ना, वहाँ के लोकल लोग जो थे, उनको पसंद नहीं थी ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ऐसी क्या पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स ने बनाई जो ट्राइबल लोगों को पसंद नहीं है गुडम हिल्स में? देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट, भाई अपने ही जंगल में ट्राइबल पीपल जा ही नहीं सकते थे, उनको जाने को ही मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम फ्रीली यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमारा जंगल, हम ही उस जंगल की हर्ब्स यूज नहीं कर सकते हैं, उस जंगल में जाके सामान रिसोर्सेज नहीं ला सकते हैं, उसके लिए मना कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो जंगल के अंदर बिना परमिशन के, और परमिशन के बाद भी आपको वहाँ के रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन तो नहीं मिलेगी। फोर्स्ड देम टू प्रोवाइड लेबर, और उन्हीं ट्राइबल लोगों को फोर्स किया जाता था कि हमें लेबर दो, यानी कि हमारे लिए काम करो, इस जंगल में जो वर्क चल रहा है वो ब्रिटेन के इस्तेमाल में आएगा, तुम्हारे में नहीं आएगा, और उनको मारपीट करते थे। ट्राइबल्स वांटेड देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट, जो देखो जो जंगल में लोग रहते थे, जो वहाँ के आसपास लोग रहते थे ना जंगल के, उनके कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, उनकी ट्राइबल जो सिचुएशन है वो अच्छी बढ़ती रहती है ना, अच्छा, उनके बच्चे भी उनसे सीखेंगे कि अच्छा हमें ऐसा करना चाहिए। तो उनकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ जो चीज़ें आ रही थी वो ब्रिटिशर्स ने रोक दी। तो अपने ही जंगल में हमारे अधिकार खत्म हो गए थे, तो वहाँ के लोग खुश होंगे? ऑफ कोर्स दुखी होंगे। चलिए, अलूरी सीताराम राजू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अगर आप 10th के एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और अगर आप आगे कोई भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो भी ये नाम बड़ा ही फेमस है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। अलूरी सीताराम राजू, ये एक ट्राइबल लीडर रहे, बहुत बड़े, है ना, बहुत ज़रूरी, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर रहे।
यही जो ट्राइबल मतलब वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वहाँ के लीडर बन गए। ही क्लेम्ड टू हैव स्पेशल पावर्स। वो कहते थे, ऐसा लगता था कि लोगों को, और वो खुद भी क्लेम करते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर है। एंड इंस्पायर्ड पीपल, और लोगों को इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ झगड़ा करो, फाइट करो। ही एडमायर्ड गांधी जी। उन्होंने कहा, गांधी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने विश्वास रखा कि जो आपका नेशनलिज्म का आइडिया है, जो भारत के प्रति एक देशभक्ति है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा आइडिया है। बट ही डिड नॉट कंप्लीटली फॉलो गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा, गांधी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ मुझे आपकी एक चीज अच्छी नहीं लगी, आप कह रहे हो नॉन वायलेंस। वो तो नहीं होगा, वायलेंस तो अब होगा। अब वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारी मारपीट कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे क्या? तो उनको आ गया गुस्सा। किसकी बात हो रही है? अलूरी सीताराम राजू की। अच्छा, इंस्टेड हिज फॉलोअर्स, जो अलूरी सीताराम राजू के फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, यूज्ड मिलिटेंट मेथड्स अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। मतलब उन्होंने ऐसे मेथड, मारपीट वाले यूज किए ताकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अकल आ जाए। अब आसाम की बात देखो, जगह जगह की बात कर रहे हैं हम, पूरे भारत में अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं। प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। आसाम में जो प्लांटेशन होती थी, प्लांटेशन मतलब प्लांट्स लगाए जाते थे जिसमें से जैसे हमें चाय पत्ती मिलती है। वर्कर्स इन आसाम टी प्लांटेशंस वर नॉट फ्री टू मूव अराउंड इजीली। उन लोगों को बोला जाता था कि तुम इधर उधर नहीं घूम सकते हो, इधर उधर काम नहीं कर सकते हो। आसाम में वर्कर्स को बोला जाता था। They were not allowed to leave tea gardens. In fact, अपने ही देश के खेत में वो काम कर रहे हैं, चाय लगा रहे हैं, चाय पत्ती। तो भाई उनको थक जाएंगे तो इधर उधर घूमेंगे तो सही ना, कि पूरा टाइम काम ही करते रहेंगे? ब्रेक भी तो लेंगे, नहीं लेने देते थे। They were not allowed to leave the tea gardens without permission. पूछे बिना जाने नहीं देते थे, और पूछो तो भी नहीं जाने देते थे। When the non-cooperation movement spread, जैसे ही non-cooperation movement गांधी जी का स्प्रेड हुआ, फैला, तो काफी सारे प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव्ड, काफी सारे आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको ये विश्वास हुआ कि अब तो स्वराज आएगा, है ना? meant that they would be free to leave the plantation and return to their village. उनको लगा कि अब तो जी हो गया सब कुछ, अब मजा आएगा जीने में, अब हम अपने ही प्लांटेशन में कहीं पे भी घूम सकते हैं, अपना हम जाएंगे, अपना प्लांटेशन का काम करेंगे, अपना वर्क करेंगे, और फिर उसके बाद थकान उतारने के लिए इधर उधर तो हम जा ही सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा अब तो गांधी जी हमारे साथ है, अब तो सब अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सत्याग्रह है, स्वराज है, हमारा ही राज है, ये ब्रिटिशर्स होते कौन है करके बेचारे सीधे साधे लोग, और अपने जो वहाँ टी प्लांटेशन कर रहे थे वहां से बिना परमिशन लिए, उन्हें लगा कि अब तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हो गया, हम सब साथी हैं, वो अपने प्लांटेशन वर्क से घर वापस आ गए बिना परमिशन के। हाउएवर स्टॉप्ड बाय द अथॉरिटीज, जो ब्रिटिश के अथॉरिटी थे उन्होंने उन्हें रोक लिया। अब इसमें ही लाइन नहीं लिखी है, मगर उन लोगों को जिसको रोका था उनको जिंदा थोड़ी ना छोड़ा था, खूब मारा, खूब पीटा, खूब मतलब बहुत गलत किया उनके साथ। तो वो सोच रहे थे कि अरे हम तो, हमें लग रहा था कि मूवमेंट स्प्रेड हो चुका है, हमारे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा। बेचारे सीधे लोग थे, चलिए उनको अथॉरिटीज ने रोक लिया था। दिस शोज दैट डिफरेंट ग्रुप्स अंडरस्टूड सत्याग्रह स्वराज इन डिफरेंट वेज, यानी कि स्वराज लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे कल हमने एक चैप्टर पढ़ा इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का, उसमें था कि डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, उसी तरीके से फ्रीडम, स्वराज, अपना राज, अलग अलग लोगों के लिए फ्रीडम अलग अलग है। ओके, उनके लिए फ्रीडम क्या था?
कि जब हम प्लांटेशन का वर्क कर लें थोड़ा बहुत घूमने दो यार, यही होने चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, वो भी नहीं दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट पे जो हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ तक चला था? 1918 तक चला था। ठीक है, अब उसके थोड़े टाइम बाद ही 1922 में बात कर रहे हैं हम चौरी चौरा इंसिडेंट की। क्या था इस इंसिडेंट में, क्या हुआ देख लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सपोज्ड टू रिमेन पीसफुल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा होना चाहिए था? शांतिदायक होना चाहिए था, जो कि गांधी जी ने बोला था। लेकिन चौरी चौरा मूवमेंट में उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, यानी कि शोर शराबा उठ गया। एक क्राउड ने पुलिस स्टेशन को अटैक किया और उस पुलिस स्टेशन को जला दिया। बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि मैंने बोला था ना शांति से करो, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मूवमेंट जो है ये नॉन वायलेंट बन गया है, शांति रही नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, अब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करता हूँ, बंद कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो फरवरी में 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से, जो कि यूपी में हुआ था, गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, विड्रॉ कर दिया। Many nationalists were disappointed by this decision. बहुत सारे नेशनलिस्ट मतलब जो देश के प्रति प्यार करते थे, देश को प्यार करते थे और देश के लिए काफी सारी चीजें वो लोग प्लान कर रहे थे और देश के लिए अच्छी अच्छी चीजें कर रहे थे, वो नाराज हो गए। किससे? वो नाराज हो गए गांधी जी से। किससे नाराज हो गए? गांधी जी से। गांधी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नॉन वायलेंट हो रहा है तो क्या हो गया, आप क्यों ये विड्रॉ कर रहे हो, ऐसे हमारा देश आजाद कैसे होगा, है ना। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट डिसअपॉइंट हो गए थे उनसे, ऐसा मत करो, ऐसा बोल रहे थे। फिर आती है स्वराज पार्टी बनके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हो गया ना, एक पार्टी आती है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, यानी कि हमारा खुद का राज। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन, 1922 में जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, कुछ कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस एक क्या थी पार्टी, उसके कुछ लीडर्स चाहते थे कि ये झगड़ा जो ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ है, थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कंटिन्यू रहे। मतलब वो ये चाहते थे कि ये झगड़ा कंटिन्यू रहे, हम तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज कंटिन्यू रखेंगे। हम भले गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया हो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन हम इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम वायलेंट भी होंगे और हम इनके अगेंस्ट भी जाएंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी के दो इम्पोर्टेंट लीडर, उनका नाम था CR दास, ठीक है, और दूसरा नाम क्या था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, याद रहेगा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये किसके थे, किस चीज के थे? स्वराज पार्टी के लीडर्स थे। किसके थे? स्वराज पार्टी, यानी कि हमारा ही राज होना चाहिए इस देश में। देयर एम वॉज टू, उनका एम क्या था, उनका मानना क्या था? स्वराज पार्टी का एम था बच्चों, एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हमने सिविक्स के चैप्टर में पढ़ा है। जो लोग रूल्स को बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होते हैं, जो रूल्स को बनाते हैं। तो ये कह रहे थे CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी कि कैसे भी करके भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम अपने भारतीयों के लिए रूल्स बना पाएंगे अच्छे अच्छे। अपोज कर दो ब्रिटिश पॉलिसीज को फ्रॉम इनसाइड।
अभी तक तो हम सरकार के बाहर रहकर आम आदमी की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर एक बार हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुस जाएं, जो देश के रूल बना रहे हैं उस सरकार के अंदर घुस जाएं, तब हम इस चीज को अपोज करें जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे हैं। यूज द काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको यूज करो ताकि वो चैलेंज कर सके, मना कर सके, रोक सके। किसको? कॉलोनियल रूल को। कॉलोनियल रूल मतलब कोई भी कॉलोनियल रूल, मतलब आपकी गलियों, ऐसे याद करो इसको, उन लोगों का कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के जो रूल्स होते थे। कॉलोनियल आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपकी कॉलोनी है, वहाँ के लोग, बाहर के लोग आके आपकी कॉलोनी में राज कर रहे हैं, उसको हमें अगेंस्ट जाना है, हमें उसको सपोर्ट नहीं करना है कि जो तुम बाहर के लोग आके हमारी गली में काहे क्यों हल्ला मचा रहे हो, ऐसा होता है ना, क्यों तूफान लगा रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो वो कह रहे थे CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी कि आप जो है ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाइए और उसके बाद चैलेंज करिए, सरकार के अंदर घुस के सरकार के अगेंस्ट जाइए। ये किसका प्लान था? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी के 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम बताइए, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928। 1928 में एक कमीशन आती है, साइमन मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किसने बनाई? ब्रिटिशर्स ने बनाई। क्यों बनाई? कि तुम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया को स्टडी करो कि भारत के अंदर क्या क्या बेटरमेंट हो सकता है, रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा सकते हैं। बट देयर वॉज अ मेजर प्रॉब्लम। ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया तो सही, एक क्या बनाई, एक कमीशन बुलाई। कमीशन मतलब लोगों को एक मीटिंग बुलाई और एक ग्रुप बना दिया, एक कमीशन बना दी कि ये आप सारे लोगों को भारत के लिए इतना करना है कि हम भारत में क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या अच्छी चीजें ला सकते हैं, उसको पढ़िए, स्टडी करिए और कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिफॉर्म आप लिख कर दीजिए जिसमें सारे रूल्स लिखे जाएंगे कि हम क्या ऐसा रूल्स अपनाएं कि भारत में बेटरमेंट आए। प्रॉब्लम क्या थी? देयर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर ऑन द कमीशन। जो इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, कमीशन बनाया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अरे तुम बाहर के आए हुए लोग हमारे भारत के लोगों के बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हो? तुमने तो बुराई करने में कुछ कमी छोड़ी ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नहीं? तो स्वराज पार्टी वाले सही, स्वराज पार्टी ना, हाँ, स्वराज पार्टी वाले सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? CR दास जी सही बोल रहे थे, मोतीलाल नेहरू जी सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे कि इनके अंदर घुस के फिर इनको मना करो, सरकार में घुसो तो सही, तुम बाहर से अगेंस्ट जाते रहोगे। चलिए, देयर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर ऑन द कमीशन। इंडियंस वर एक्सट्रीमली एंग्री। लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। पीपल प्रोटेस्टेड विद द स्लोगन, बहुत फेमस स्लोगन है ये, हमने काफी बार सुना होगा, साइमन गो बैक। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि साइमन गो बैक। demonstrations took place throughout the country। इसका जो आपको है एग्जाम्पल सारे ही देशों में मिल जाएगा। पूरे देश में लोगों ने मिलकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, और जितना हो सके प्लीज 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 इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।